नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में आपको लेके चलते हैं सीधा उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा राम मंदिर में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शिरकत की गई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज गंगा दशहरा का स्नान पर्व है और आज ही के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। आपको बताते चले कि पहली बार मां गंगा धरती पर हरिद्वार में अवतरित हुई थी और इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में हर की पौड़ी पर सुबह से गंगा स्नान कर रहे हैं। माना जाता है कि मां गंगा ने आज के दिन ही धरती पर अवतरित होकर राजा भगीरथ के पुरखों का उद्धार किया था और इसलिए आज के दिन हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड में गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि गंगा दशहरा पर गंगा स्नान करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और इस दिन गंगा स्नान कर दान करने और साथ ही साथ जल का दान करने का भी विशेष महत्व है। गंगा स्नान का महत्व यह है कि क्योंकि आज गंगा जी का अवतरण हुआ था पृथ्वी पर और इसमें यदि हम लोग स्नान करते हैं तो हमारे जितने भी दुख दर्द हैं या पाप हैं वो गंगा जी अपने में समाहित कर लेती है, क्योंकि गंगा जी का जो अवतरण है वो पापों को नाश करने के लिए ही पृथ्वी पर हुआ है। गंगा दशहरा का अर्थ ही है 10 प्रकार के पाप और व्याधि को नष्ट करने वाला पर्व। ये वो पवित्रतम पर्व है जब मां गंगा शिवजी की जटाओं से मुक्त होकर धरती पर पहली बार अवतरित हुई थी। तो गंगा सप्तमी जहां स्वर्ग से शिवजी की जटाओं में आने को मां के जन्मोत्सव के रूप में हम मनाते हैं और गंगा दशहरा धरती पे अवतरण के लिए। क्योंकि ये सारी क्रिया, ये सारी लीला अपने पितरों के मोक्ष के लिए की थी महाराज भगीरथ ने, इस कारण से इसका अधिक महत्व अपने पितरों की मोक्षार्थ पितरों के लिए करने का अधिक विधान बताया गया। इस दिन पितरों के लिए दीपदान, पितरों के लिए नारायण बलि और पितृ कार्य, पितृदोष से मुक्ति के लिए मात्र स्नान करके दीपदान करने से ही पितृ स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा पुण्य बताया गया है। स्नान के लिए विशेष तौर पर महत्व बताया गया है। हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड जैसे पवित्रतम स्थान पर जितने भी कुंभ क्षेत्र हैं उनमें स्नान करने से गंगा के साथ साथ इतना आशीर्वाद कहा गया कि सभी देवी देवता, नदियों, तीर्थों का वास उस दिन जल में हो जाता है। मात्र एक डुबकी अपनी लगाने से और 3 डुबकी अपने पितरों की लगाने से 3 पीढ़ियों के पितर तर जाते हैं, ऐसा विधान बताया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे साथ विकास चौहान जी जुड़ गए हैं। तो विकास, किस तरीके का नजारा जो है वो हरिद्वार में हर की पौड़ी पर देखने को मिल रहा है? विकास, देखिए, आज जैसे गंगा दशहरा का पर्व है और आज सुबह से ही हर की पैड़ी और उसके आसपास के जितने भी घाट हैं लगातार श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है और अब तक कई लाख लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। और चूंकि लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ हरिद्वार की ओर यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि पूरी व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक प्रबंध भी यहाँ पर किए, ट्रैफिक रूट डाइवर्जन भी यहाँ पर किया था ताकि जाम की स्थिति ना हो, लेकिन फिर भी भीड़ अत्यधिक होने के कारण जगह जगह जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे यहाँ पर चल जरूर रहा है, लेकिन अमूमन कई जगह जाम की स्थिति भी देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में आप जो श्रद्धालु है गंगा स्नान यहाँ पर कर चुके हैं। और चूंकि लगातार जिस तरह से आज गंगा दशहरा है, इसके बाद एकादशी है, उसके बाद जैसे वीकेंड है, 3-4 दिन लगातार हरिद्वार और उत्तराखंड की ओर श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने, पुलिस ने पूरी लगातार व्यवस्था यहाँ पर की है ताकि जो स्नान है और जो भीड़ की आने की जो संभावना है उनको तरीके से यहाँ पर संभाला जा सके और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से कराया जा सके। बिल्कुल विकास, सुबह से ही जो जनसैलाब की तस्वीरें हैं, भक्तों की जो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, इसको लेकर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि अभी पूरा दिन बाकी है और भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है। तो क्या प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है? विकास जी बिल्कुल, जिस तरह से संभावनाएं जताई जा रही थी कि लाखों की संख्या में लोग आ सकते हैं, क्योंकि मौसम भी बिल्कुल अनुकूल है। जिस तरह से लोगों की छुट्टियां भी, बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और उसके बाद जिस तरह से वीकेंड है उसके चलते पिछले सालों में देखा गया है कि उत्तराखंड की ओर जो NCR है, हरियाणा है, हिमाचल है, जो
इस तरह के यहाँ के लोग श्रद्धालु यहाँ पर रुख करते हैं, क्योंकि पहाड़ों का मौसम थोड़ा सा ठंडा रहता है, उस वजह से भी। और हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए भी लोग लगातार उत्तराखंड का रुख करते हैं, जिससे हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। तो उसकी व्यवस्था के लिए पहले से ही पुलिस यहाँ पर तैयार है। हालांकि जगह जगह देखा जा रहा है, लेकिन पूरी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो डाइवर्जन प्लान है उसको व्यापक रूप से चलाया जा सके। जी ठीक है विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, प्रदेश में वर्दी धारकों की एकल भर्ती परीक्षाएं होंगी। आपको बताते चले कि पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में एकल भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। आपको बताते चले कि देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिपाही और दरोगा की भर्ती परीक्षाएं एकल होंगी। आबकारी पुलिस अलग अलग भर्ती परीक्षा नहीं होंगी। आपको बता दें कि सिपाहियों के लिए अब अलग भर्ती परीक्षा नहीं की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। धामी कैबिनेट ने एकल परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। आपको बताते चले कि सिपाहियों के लिए अब अलग से भर्ती की परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रदेश में भर्ती के जो परीक्षाएं होती थी वो अलग अलग होती थी, और जिसमें कि अब धामी की कैबिनेट में एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, और जिसमें कि आपको बताते चले कि आबकारी पुलिस के लिए अब अलग से परीक्षा नहीं होगी। और ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं अभय, जिस तरीके से एक अहम फैसला लिया गया है, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आप ये कह सकते हैं कि के लिए जो पहले अलग अलग भर्ती परीक्षाएं होती थी विभिन्न विभागों की, चाहे वो आबकारी की हो या पुलिस विभाग की हो या फिर परिवहन विभाग की हो, जिसमें कह सकते हैं कि अलग अलग भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती थी। समय ज़्यादा लगता था, भर्ती परीक्षा में खर्च ज़्यादा यहाँ पर होता था, और जो रिजल्ट होता था वो अलग अलग तिथियों में यहाँ पर होता था। ऐसे में समय की ज़्यादा बर्बादी यहाँ पर होती थी। इसीलिए अब ये कह सकते हैं कि धामी सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया। कैबिनेट ने अपनी मंजूरी उस निर्णय को यहाँ पर दी है। जो सिपाही जो चयन भर्ती परीक्षा थी उसके अब ये कह सकते हैं कि एक साथ कराने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। अब ये कह सकते हैं कि तीनों विभागों में जो वर्दीधारी जो सिपाही जो भर्ती होती है उनके लिए जिनका फिजिकल एक जैसा यहाँ पर होता है, क्योंकि चाहे वो आबकारी विभाग का सिपाही का भर्ती परीक्षा का फिजिकल हो या फिर पुलिस भर्ती परीक्षा का फिजिकल हो या फिर आबकारी विभाग में जो आरटीओ से संबंधित जो भर्ती परीक्षा हो यहाँ पर होती है सिपाहियों की, उसमें फिजिकल एक जैसा होता है। इसलिए अब तीनों ही विभागों की जो भर्ती परीक्षाएं होंगी वो एक साथ यहाँ पर होंगी। उसके लिए पदों का निर्धारित यहाँ पर कर दिया जाएगा और उसका पूरा फिजिकल एक जैसा यहाँ पर होगा। ये कह सकते हैं कि एक साथ भर्ती परीक्षा कराने का फायदा यहाँ पर सरकार को समय की बचत भी होगी और बेहतर भर्ती परीक्षा के जो परिणाम यहाँ पर होंगे वो पारदर्शी तरीके से यहाँ पर संपादित भी किए जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि धामी सरकार का बड़ा निर्णय, और आने वाले दिनों में इस निर्णय के जो सकारात्मक जो परिणाम होंगे और भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। अभी मैं जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में जिस तरीके से यह फैसला लिया है, तो यह फैसला कितना कारगर जो है साबित हो सकता है? अब है देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में अभी तक जो भर्ती परीक्षाएं यहाँ पर होती थी समूह गौ के तहत, ये कह सकते हैं कि सिपाहियों की या फिर जो विशेष जो बाबू जो परीक्षा होती थी सहायक लेखाकार की, उनके लिए अलग अलग तिथियों में यूके SSSC की तरफ से विज्ञापन यहाँ पर जारी किया जाता था, विज्ञप्ति जारी होती थी और उसके बाद भर्ती परीक्षा के लिए अलग से फॉर्म भरने का समय यहाँ पर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये कहा जा सकता है कि तीनों ही विभागों की तरफ से एक अध्याचन यहाँ पर भेजा जाएगा भर्ती परीक्षा के लिए। यूके SSSC इस अध्याचन का यहाँ पर उसको स्वीकार करने का काम यहाँ पर करेगा, और उसके बाद तीनों विभागों में जो सिपाही रैंक के जो भर्ती परीक्षाएं यहाँ पर होगी, जिनके पद अलग अलग यहाँ पर होंगे, उनके लिए एक साथ विज्ञप्ति यहाँ पर निकाली जाएगी। तीनों का जो फिजिकल होगा वो एक जैसा यहाँ पर होगा, यानी एक साथ भर्ती परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी। अलग अलग तिथियों में कोई भर्ती परीक्षा यहाँ पर नहीं होगी, और उसके बाद जो रिजल्ट्स निकलेगा उसमें विभाग के लिए कह सकते हैं कि जिस तरीके से मानक जो होते हैं, जो अर्हताएं होती है, उसमें जो न्यूनतम होगा उस न्यूनतम से ऊपर जितना यहाँ पर होगा उनको यहाँ पर भर्ती करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। बाकी ये कहा जा सकता है कि इस निर्णय के बाद से कह सकते हैं कि जो भर्ती परीक्षा की जो तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं जो युवा हैं,
जो इस समय भर्ती परीक्षा की तैयारी यहाँ पर करें, उनके लिए भी एक बड़ा अवसर यहाँ पर होगा कि अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में अलग अलग फॉर्म भरने से जो उनका खर्च यहाँ पर होता था, जो समय व्यर्थ यहाँ पर निकलता था, वो भी बचता हुआ नजर आएगा। और एक ही भर्ती परीक्षा के तहत वो इन तीनों विभागों पर अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। जी बिल्कुल अभय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र की प्रगति और किसानों की समस्याओं पर सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी 6 जून को मंसूरी पहुंचेंगे, और जहां पर ये जानकारी राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दी। नहीं, 6 तारीख को तो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी देहरादून आ रहे हैं, मसूरी LBS में आ रहे हैं, क्योंकि उनका कृषि के प्रति बहुत लगाव है। एक कार्यक्रम उनका चौपाल, जिसमें वो किसानों से सीधे संवाद करेंगे, भोगपुर की बात रखा गया है। उसके बाद LBS में उन्होंने उनका लेक्चर है, और उसके बाद हिमालय कल्चरल सेंटर जो गढ़ी कैंट में है, वहाँ पर किसानों से उनका संवाद होगा। सारे वैज्ञानिक वहाँ पर होंगे, विभिन्न इंस्टीट्यूशन के VC वहाँ पर होंगे, और विचारों का आदान प्रदान होगा। 14 और 15 जून को। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा के द्वारा आयोजित किया जा रहे कार्यक्रम में जिस प्रकार से भाजपा जश्न मना रही है, उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल खड़े करे हैं। आपको बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा उत्तराखंड राज्य को लूट कर जश्न मनाने में व्यस्त है, जो कि सही नहीं है। यह राजनीति के लिए भी और प्रदेश के लिए भी सही व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, वो उत्तराखंड के लूटने की दिशा का जश्न है। लूट हो रही है, उसका जश्न है, तो ये चिंताजनक है। ये चिंताजनक ट्रेंड है, ये राजनीति का चिंताजनक ट्रेंड है। इसका ये तो ऐसा ही ट्रेंड है कि कोई कहीं डकैती पड़े और एक ग्रुप जो है बैंड बाजा ले करके और नगाड़े ले करके हल्ला गुला मचा करके कहे वाह वाह बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था है, और दूसरी तरफ डकैती डाल रहा हो। तो ये तो अपराध हो रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल उनको अपनी विजय के रूप में दिखा रहा है। जो अब खबर देहरादून से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पर भाजपा ने देश के सभी राज्यों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं, और जिसमें 4 जून से लेकर 6 जून तक भाजपा का प्रशिक्षण वर्ग चलेगा। आपको बताते चले कि इस दौरान इन 11 सालों में जो भी उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, उन्हें जनता तक पहुंचाने का काम पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, और साथ ही साथ 15 जून से चौपाल कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। और इसके साथ ही प्रत्येक जनपद में आयुष्मान के शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों पर बेहतर उपचार मिल सके। खबर रुड़की से है, जहां पठानपुरा में आज घर के बाहर बाइक खड़ी करने को लेकर एक परिवार के लोगों ने बाइक सवार गुलफाम और आसिफ पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आपको बताते चले कि वहीं लाठी डंडों से किया गया यह हमला पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है, और जिसका एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि वीडियो में एक लठबाज महिला जमकर लाठ बजा रही है, और आपको बताते चले कि साफ तौर पर इस वीडियो में भी देखा जा सकता है। इस घटना में गुलफाम और आसिफ नाम के 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और जहां पर उनका उपचार जारी है। में है ये घटनाक्रम, मैंने इंस्पेक्टर से बात करी है, तो उसमें बाइक खड़ी करने को लेकर के 2 पक्षों में आपस में मामूली बात को लेके विवाद हुआ, और वो
ठीक है, उसमें जो वीडियो आप दिखा रहे हैं उसमें एक दूसरे को लठ से वार कर रहे हैं, तो थाने को बता दिया है, उसमें जो लीगल कार्रवाई होती है तुरंत उसमें कार्रवाई की जाए। इसमें हाँ, मतलब छोटी छोटी बातों पे बड़े भी इश्यू हैं, घर के अंदर के छोटे मामलों में भी इश्यू हो रहे हैं। अब इसमें ठीक है, जो पुलिस के संज्ञान में आने पर हम लीगल कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी चीजें इमीडिएट न फ्रीक्वेंटली हो। इसके लिए क्या खबर रुड़की से ही है, जहां पर अहतमाल गांव में देर रात दलित समाज के लोगों के द्वारा अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बताते चले कि दरअसल दलित समाज के लोग मुस्लिम समाज के दबंग लोगों के द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के बाद कार्रवाई नहीं होने से नाराज चल रहे हैं। बताते चले कि करीब 1 महीने पहले मुस्लिम समाज के दबंग लोगों के द्वारा राधा नाम की एक महिला के घर में घुसकर मारपीट कर दी गई थी और इस मारपीट में राधा के परिवार के बच्चों सहित कई लोग घायल भी हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से जो दलित समाज है उनके बीच नाराजगी बनी हुई है और जिस कारण आज दलित समाज के लोगों के द्वारा गांव में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। कारण ये है, ये हमारा गुरु रविदास मंदिर बाबा साहब पार्क है। इस बाबा साहब पार्क के बीचों बीच रास्ता निकालने की जो कोशिश करी जा रही, हम ये नहीं चाहते कि इसमें मतलब ये लोग अपनी कोशिश में कामयाब, क्योंकि हमारे साथ 3 तारीख में इन दीदी को मार पिटाई भी हुई। हमारा किसी जाति विशेष के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हमारा झगड़ा इस मानसिकता के खिलाफ है जो हमें दबा हुआ कुचला हुआ समझ के कि गरीब हैं, इनको मतलब मार के पीट के बिठा देंगे, ये चीज गलत है। ठीक है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की एसटीएफ की साइबर क्राइम यूनिट को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें कि आपको बताते चले कि महिला डॉक्टर बनकर इंटरनेट मीडिया के जरिए आमजन को साइबर ठगी का शिकार बनाने वाले शातिर आरोपी को एसटीएफ ने दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि आरोपित ओम शर्मा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का निवासी है, जो कि खुद को महिला डॉक्टर और कस्टम अधिकारी व वित्त मंत्रालय में बताकर 50 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसटीएफ के नवनीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि देहरादून निवासी एक व्यक्ति ने बीते दिसंबर में साइबर ठगी की शिकायत की थी। उन्हें नवंबर 2024 में इंटरनेट मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट प्राप्त हुई थी और जो महिला डॉक्टर लवेत गिब्सन के नाम पर थी और जिसमें कि उनके द्वारा इस पर जो जांच है वो की गई और जिसमें कि जांच में पता चला कि आरोपित फर्जी महिला डॉक्टर बनकर फेसबुक पर दोस्ती का भावनात्मक ब्लैकमेल, फर्जी दस्तावेजों और सरकारी एजेंसियों के नाम पर गलत उपयोग कर साइबर ठगी करता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।